कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। पाठ 5, खेती से आई तब्दीलियाँ। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ कठिन शब्दों को भी देखते हैं। चलिए बच्चों, पाठ का परिचय देखते हैं। जन्म 1879, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 27 मई 1964, नई दिल्ली। परिचय: स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं: एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम इत्यादि। गद्य संबंधी देखते हैं कि पाठ में दिया क्या है। प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। बच्चों, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। पहला चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा चित्र उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है। इंदिरा गांधी जी भी भारत की प्रधानमंत्री थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में खेती से आए हुए बदलाव के बारे में अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पत्र के माध्यम से बताया कि मनुष्य और समाज का विकास किस तरह से प्रारंभ हुआ और उसमें मनुष्य को सभ्य बनाने में खेती का कितना अहम योगदान रहा। बच्चों, भारत में खेती का इतिहास बहुत पुराना है। कृषि की खोज से पहले मानव भोजन की तलाश में विभिन्न जगह भटकता था, लेकिन जब उसने खेती की शुरुआत की तो उसे खाने के लिए भटकना नहीं पड़ा और इससे एक जगह पर समाज और सभ्यता का निर्माण संभव हो पाया। ऐसे ही इस पाठ में दिया हुआ है। चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पत्र की शुरुआत की गई है। आपको भी पता है पत्र के 2 प्रकार होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, औपचारिक और अनौपचारिक। आपको इस पाठ के माध्यम से पता चल रहा होगा कि ये एक अनौपचारिक पत्र है, यानी एक पत्र जो पिता ने अपनी पुत्री को लिखा है। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार में गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी और बच्चे पालती होगी। अर्थात पहले के समय में जब आदिम समय, जब पुराना समय था और उस समय जब कृषि नहीं थी, तो लोग शिकार किया करते थे। महिलाएं भी शिकार करती थी और पुरुष भी शिकार करते थे। धीरे धीरे उनको क्या था, शिकार जब वो करते तो एक स्थान से दूसरे स्थान उनको जाना पड़ता था और घर मतलब जो भी बोरिया बिस्तर सारा सामान लेकर बच्चों के साथ उनको इधर उधर भटकना पड़ता था और दूर दूर जा कर के वो शिकार किया करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको इस शिकार में करने में तकलीफ़ें भी होती थी। जो भोजन मिलता था वो रोज़ भर का होता था। जैसे आज शिकार किया तो आज भर का ही भोजन इकट्ठा हो पाता था। बाद में धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और मर्द ने या पुरुषों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ व्यवसाय करें या ऐसा कुछ कार्य करें कि एक ही जगह पर हमको स्थिर रहना पड़े और एक ही जगह पर हम रहें। इसके लिए उन्होंने कृषि जैसी चीज़ों का आविष्कार किया और कृषि से क्या हुआ कि एक ही जगह पर साल भर का अनाज उन्हें इकट्ठे मिल जाया करता था और जितनी ज़रूरत हो उसको खाते भी थे और आवश्यकता न होने पर उसको वो स्टोर करके बचा करके भी रखते थे।
बाद में इन्होंने क्या किया, काम भी बांट दिए गए। पहले तो मर्द और औरत दोनों शिकार किया करते थे। अब कैसा था, मर्द जो थे वो कृषि पालन और व्यवसाय जैसी चीज़ें करने लगी, और महिलाएं जो थी वो घर का काम, बच्चों को देखना और पालतू जानवरों की रक्षा करने लगी, और इस तरह से वो उनकी निगरानी करने लगी। इसके पश्चात क्या हुआ, जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बांट दिए गए। यानी जब पुरुष ने खेती करना शुरुआत की, पुरुष ने, तो उन्होंने क्या किया कि कामों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ लोग शिकार खेलते हैं तो कुछ खेती करते हैं और हल चलाते हैं। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, ज्यों-ज्यों अर्थात जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। पेशे यानी व्यवसाय सीखा, और उनमें वो पक्के हो गए, यानी एक्सपर्ट हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। कस्बा अर्थात गांव से बड़ा और शहर से छोटी जो बस्तियां होती हैं उन्हें हम कस्बा कहते हैं। लोग इनमें आबाद होने लगे। आबाद होना यानी बसने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। मैंने पहले जैसे बताया कि जब कृषि नहीं था तो लोग इधर उधर घूमा करते थे अपने शिकार के लिए। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था, क्योंकि भाई चराने के लिए लोगों को जो गाय भैंसे और जो जानवर होते थे उनको घास या ऐसे चारे खाने की आवश्यकता थी, तो वो एक जगह तो मिल नहीं सकते थे, इसलिए वो ऐसे ही यहाँ वहाँ लेकर उन्हें घुमा करते थे और अपना उसी तरह अपना शिकार भी कर लिया करते थे और जानवरों का भी भरण पोषण हो जाया करता था। इन जानवरों के चराने के लिए चारागाहों की ज़रूरत थी। चारागाह अर्थात जानवरों के चरने की जो जगह होती है जहाँ पर हरे भरे घास मिलते हैं उनको, उसकी बात करें। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी। भाई एक ही जगह का हिस्सा जब जानवर खा लेते थे ज़मीन के घास, तो वहाँ पर फिर मिट्टी बच जाती थी। घास और तिनके छोटे छोटे रहते थे, उससे उनका पेट नहीं भरता था और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। फिर क्या करते थे वो कि अपने सारे जानवरों को और अपनी फैमिली को सबको लेकर के वो एक जगह से दूसरी जगह फिर प्रस्थान करते थे और कहीं दूसरी जगह जा कर के बसते थे। तो इस तरह से उनका जो भ्रमण जो करना था, जो घूमना था, वो इसी तरह से जारी रहता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है, जो अनाज हम पैदा करते हैं उसकी देखभाल और उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। और वो क्योंकि भाई वो अनाज जो है हमें वर्ष भर चलाना है, और अतिरिक्त अनाज अगर बच गया तो हम आगे के या दूसरे वर्ष के लिए भी हम बचा करके रख सकते हैं, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते थे। तो ऐसा लोगों का पहले सोचना था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनकी ज़मीन के पास रहना भी ज़रूरी हो गया था। ज़मीन को जोत बो कर वे छोड़ नहीं सकते थे, यानी ज़मीन में खाद डालकर जोतना, बोना, हल चलाना और खाद पानी देने के बाद उसको छोड़ा नहीं जा सकता था। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था, और इस तरह गांव और शहर बन गए, और धीरे धीरे इस तरह से छोटे छोटे गांव और शहरों का निर्माण हुआ। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था, क्योंकि शिकार के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, काफ़ी प्रयास करना पड़ता था। किसी दिन शिकार मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था। लेकिन खेती, अनाज, थोड़ा सा परिश्रम था इसमें, एक ही जगह रहना था, परिश्रम में था, मेहनत भी था, लेकिन ये था कि उसमें आपको कहीं कोई नुकसान नहीं था। आपको पूरे वर्ष भर आपको अनाज मिल सकता था, आप अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण कर सकते थे। इसलिए शायद शिकार से ज़्यादा आसान था खेती करना। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, इससे वे सुरक्षित रखते थे। अर्थात जो पूरे वर्ष भर वो ख़त्म नहीं होता था, जिससे और अतिरिक्त अनाज अगर बचता था तो उसे लोग बचा करके उसे सुरक्षित रख दिया करते थे, एक स्टोर रूम की तरह, या एक ऐसे कमरे को तैयार करके वहाँ पर इस अनाज को इकट्ठा करके उसमें ऐसी जंतुनाशक दवाइयाँ या ऐसे कुछ कीटनाशक दवाइयों को डाल करके, जिससे वो अनाज खराब न हो और वो सुरक्षित रख दिया करते थे, ताकि अगले वर्ष वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। एक और मज़े की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था, निपट अर्थात सिर्फ, केवल जिसको हम कहते थे, तो वह जमा न कर सकता था। यानी जब वो शिकार करता था तो शिकार वाली जो चीज़ें होती थी, जो भी वो खाने पीने की, उसे काफ़ी लंबे समय तक हम स्टोर करके या संभाल कर नहीं रख सकते थे। या
कर भी सकता था तो बहुत कम मात्रा में, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वो अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता। बैंक, आपको पता होगा कि बैंक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम ज़रूरत से ज़्यादा, जब हमारे पास अतिरिक्त धन होता है तो हम उसे बैंकों में रखते हैं, जमा होने के लिए सुरक्षित रख दिया करते हैं। तो उस समय ऐसी भी चीज़ें नहीं थी। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अब उससे आसान था खेती करना शिकार से, तो उसमें अतिरिक्त फसल भी मिलती थी, अधिक फसल मिल जाते थे, जिससे भरण पोषण से ज़्यादा जब फसल मिलती थी, मैंने कहा अभी अनाज मिलते, तो वो उसे बचा करके सुरक्षित रखते थे। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था, अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। और ज़्यादा फसल होती थी तो भाई सीधी सी बात है, इतना अतिरिक्त अगर अनाज की पैदावार हुई है तो उसे मार्केट में या बेचा भी जा सकता है और उससे कुछ पैसे भी कमाए जा सकते हैं। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे और जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था, यानी जो ज़रूरत थी उससे ज़्यादा अत्यधिक जब धन आता था तो वो क्या करते थे, अपने अनाज को बेचते थे और उससे जो पैसा निकलता था या मिलता था उसे अपनी जमा पूंजी के रूप में वो बैंकों में जा कर के जमा करने लगे। और इस तरह से उन्होंने खेती से ही, देखिए समाज में देखिए धीरे धीरे कैसी तब्दीलियाँ अर्थात बदलाव आने लगे। अब पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी देखिए फिर से क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं। वो बताते हैं इंदिरा को कि देखिए आजकल बैंक जो खुले हुए हैं जहाँ पर हम अतिरिक्त अपने धन को जमा कर सकते हैं, जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते हैं, यानी अपने पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो, अगर तुम ध्यान से बात पर विचार करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ये अतिरिक्त धन है जो हमने इकट्ठा किया है, जो खर्च किया और उसके बाद भरण पोषण के बाद जो अतिरिक्त पैसा बच जाता है तो लोग अपने उस पैसे को भरकर बैंक में जमा करवा देते हैं। यानी ऐसा रुपया जिसे लोग एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बार बार मतलब उनको अतिरिक्त धन की ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने पैसों को बैंकों में रख देते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं, अर्थात जिनके पास अतिरिक्त धन है वो ज़्यादा पैसे वाले हैं, मालदार कहलाएं, और जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो निर्धन कहलाएं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है या ज़्यादा कमाता है, बल्कि आज कल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। खाली हाथ रहना एक मुहावरा है, अर्थात पास में कुछ भी नहीं होना। कितना बुरा इंतज़ाम है, यानी इंतज़ाम अर्थात व्यवस्था। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात न समझ सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। सिर न खपाना एक मुहावरा है, अर्थात बहुत ज़्यादा बुद्धि न लगाना। अभी शायद तुम ये बात न समझ सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ, थोड़े दिनों में तुम ये समझ जाओगे। इस पैराग्राफ में देखिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जिनके पास, जो व्यक्ति, जो गरीब इंसान रात दिन मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है या अतिरिक्त धन नहीं है, और जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता उसके पास पैसा ही पैसा है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि किसान देखिए बहुत मेहनत करता है, उसके अनाज जो है देखिए जो बाज़ार में जो है 2 रुपये 3 रुपये किलो के भाव से बिकते हैं, लेकिन यही अनाज जब किसी व्यापारी के पास पहुंचता है, और देखिए आप जब दुकानों से यही अनाज खरीदते हैं तो जो चावल आप किसान जो है 2 रुपये 3 रुपये किलो में बेचता था, वही अनाज जो है, वही चावल जो है आप जब दुकान से ख़रीदते हैं तो 50 से 60 रुपये किलो में बिकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि किसान से एक व्यापारी ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये या 3 रुपये किलो के भाव से वो ख़रीद लेता है, और जब वो मार्केट में ले जाता है और एक होलसेलर से, दूसरे होलसेलर से, दूसरे तीसरे व्यापारी से, फिर चौथे व्यापारी से, ऐसे ऐसे करके लोग अपने अपने मुनाफे को जोड़ते जाते हैं और अंत में उसी अनाज या उसी पैसे, उसी अनाज का जो दाम है आप देखते हो 50 से 60 रुपये किलो चावल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसान की जो अवस्था है, किसान की जो दशा है वो तो एकदम निचले स्तर पर आ गई, अर्थात
साथ 2 रुपये 3 रुपये किलो में जो चीज़ वो बेचता है, वही चीज़ व्यापारी जो है 4-5 हाथों से होते हुए वो व्यापारी लेता है, और बाद में जब हम उसे खरीदते हैं तो वो 60 रुपये किलो के भाव में हमको मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि किसान के पास कितने कम पैसे पहुंच पाते हैं, और ज़्यादा मुनाफा कौन कमा रहा है? व्यापारी। इसलिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यापारी जो है वो भाई मज़े कर रहा है, वो मालदार हो गया है, और जो किसान है जो रात दिन अपने खून पसीने को बहाता है, कड़ी मेहनत, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, है ना, बरसात हो, पूरे वर्ष भर वो अत्यधिक परिश्रम करता है। इन सारे मौसमों का जो है उस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सारे मौसम गुजर जाते हैं लेकिन वो अपनी मेहनत को नहीं छोड़ता है, और अंत में उसके निष्कर्ष ये निकलता है कि उसे कुछ नहीं मिलता है। तो आपने यहाँ इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो किसान है, जो रात दिन कड़ी परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, और जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है उसके पास पैसा है और वो मालदार हो जाता है। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था, यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें और ऊँट या अनाज होते थे वही अमीर कहलाते थे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। आपने देखा बच्चों कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताने की कोशिश की कि किस तरह से पहले की कृषि या खेती कैसे थी, या किस तरह से लोगों ने खेती की शुरुआत की, किस तरह से पशुपालन चलता था, पशुपालन से उनका जो है बहुत दिनों तक उनकी रोज़ी रोटी नहीं चल सकती थी, तो किस तरह से मनुष्य जाति ने कृषि की खोज की और अपना जीवन यापन की शुरुआत की, और कैसे धीरे धीरे इसी खेती से हमारे समाज ने जो है बदलाव आया, और समाज ने विकास किया, देश ने विकास किया, और कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कृषि का बहुत बड़ा हाथ है। तो बच्चों, निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे देश में हालांकि अर्थव्यवस्था के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें हमारे वातावरण का भी ख्याल रखना होगा। अतः कृषि की वजह से जो भी नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं उन्हें कम या ख़त्म करने के लिए हमें नई उन्नत तकनीकें खोजनी होगी। कृषि के नए नए अनुसंधान या संसाधनों की खोज करनी होगी, ताकि हम अपने देश को और विकासशील जो पथ हैं उसके ओर अग्रसर कर सकें। और कहीं न कहीं हमें अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भी रोक लगाना होगा, क्योंकि अत्यधिक अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो भरण पोषण भी नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं जनसंख्या भी जो है इसके लिए काफ़ी हद तक जो है ज़िम्मेदार होगी। तो अगर हमको अपनी इन जनसंख्या का भरण पोषण, पालन पोषण करना है, तो उसके लिए कृषि में नई नई तकनीकी और नई नई खोजों को भी हमें लाना होगा और उनका भी आविष्कार करना होगा, ताकि हम सभी का भरण पोषण हो सके, और कहीं न कहीं जो देश हैं, जो समाज हैं, वो विश्व स्तर पर जा कर के हमारा देश जो है विकासशीलता के पथ की ओर अग्रसर हो सके। आशा करती हूँ बच्चों पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नए पाठ में नए एक कहानी के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।